So, good morning, friends. And now we really reach to the second last session of this workshop. So, this is a ninth session. We have covered lot of complicated issues and also procedural issues. We have started the return and all those things. So, today, majorly we are covering two important things. And if time permits, then definitely we'll touch upon certain important things because otherwise it is procedure based. Account, records, assessment, these are certain things. These are certain things which is basically the procedural based. So I will take upon the important concept and aspect so that I can just give you the outlook how we have to look at it. But before that, I would like to again uh, update the things which has happened during the last week. So what are the new things has happened during the last week? Like we have done our transition in the first program itself, because there are so many things which has happened in the last week in a GST council meeting, or maybe they have not come up with. So last week they have come up with certain amendment in this traders in credit carry forward in case of traders. So they have come up with, right now there is a concept of 40% of the output tax is to be taken into credit. So they have divided into two parts. The 40% for those whose output tax liability is less than 14%, और less than 18%, यानी कि 9% से अगर कम होगा आपका सेंट्रल टैक्स तो उसके लिए 40%, अगर 9% और 14% होगा, मैं आधा आधा करके बता रहा हूं, तो उस केस में आपको 60% मिल जाएगा। एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट में चल रही थी कि वो एड्रेस नहीं हो रही है इससे। वो दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये चल रही थी कि जैसे बहुत सारे ऐसे आइटम है, अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, वेदर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बहुत सारे मोबाइल लैपटॉप्स की बात करूं जिनकी वैल्यू सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल मीन्स उन्होंने कहा 25,000 से ज़्यादा के ऐसे आइटम जो यूनिकली आइडेंटिफाइड किए जा सकें अपने किसी पर्टिकुलर सीरियल नंबर से। तो उसमें जनरली कौन से आइटम आ रहे हैं कि हाई वैल्यू आइटम्स, लैपटॉप, मोबाइल्स, व्हीकल्स और सम मेडिकल डिवाइसेस ऑल्सो, क्योंकि उसके केस में दे आर ऑल्सो बाइंग फ्रॉम द डीलर्स। उनके पास में एक्साइज की डिटेल नहीं है। अगर उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं कई बार, तो उनको ना तो 40% सूट करता है ना 60% सूट करता है। तो उसके लिए दे हैव कम अप विद अ प्रपोजल ऑफ अ न्यू सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। What is that system? They said that we will give, the manufacturer will give you a credit transfer document. Whom you have purchased, the manufacturer will provide those particular dealers or particular persons the credit transfer document from which date? From the appointed date within 30 days. इफ सर्टेन आइटम्स, अगर आपके मेरे स्टॉक्स में अगर ये लैपटॉप हैं और उस लैपटॉप में सीरियल नंबर ऑब्वियसली है इसका 25,000 से ज़्यादा की वैल्यू का है, तो इन्होंने एग्जिस्टिंग सैंडवेट क्रेडिट रूल्स में चेंज किया है। और उस रूल में इन्होंने ये किया है कि अगर मैन्युफैक्चरर बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगी है इन्होंने कि अगर वो उस 25,000 के आइटम का जिसका सीरियल नंबर है यूनिकली आइडेंटिफाइड आइटम है, तो manufacturer will issue a credit transfer document to the dealer. So, and this credit transfer document will be considered as a duty paying document for him. So, उसको उन्होंने इसको ट्रैक कैसे किया है कि मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि उसके पास स्टॉक में है, यानी कि उसने उसको डिक्लेरेशन दे रखी है। जो डिक्लेरेशन दे रखी है उसमें सबसे पहली बात, जो गुड्स है उसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो मैन्युफैक्चरर टू वहाँ गया है वो 25,000 से ज़्यादा का है, प्लस वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड आइटम है। तो उस केस में मैन्युफैक्चरर ये डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसको, विच विल बी कंसीडर्ड एज ए ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट। तो अभी तक ये जो मार्केट में कहानी चल रही थी कि भैया लैपटॉप है तो मैन्युफैक्चरर के पास ही है, जिसके पास डालो, हम अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं मिलने वाला इसका। तो वो ट्रांजिशन प्रोविजंस में ये दो बड़े चेंजेस इन्होंने किए हैं कि एक वो 40-60 पहले ही कर दिया था, ट्रांजिशन, ये क्रेडिट ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट बनाया है, ये प्रपोजल आया है, अभी इनको लोकल सैंडवेट क्रेडिट में क्रेडिट रूल्स में चेंज करके नोटिफाई करना है। सो दे आर जस्ट आस्किंग द रेस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री कि वेदर दे हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स और दे आर सर्टेन लेफ्ट सर्टेन थिंग्स।
बहुत ही इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन मांगी है, मतलब 1-to-1 कनेक्टिविटी का बहुत जबरदस्त ट्रैकिंग रखी है इन्होंने, देयर सो मेनी इंफॉर्मेशन दे हैव आस्क्ड फॉर। सो ये 2 डेवलपमेंट हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें, एक हमारे काफी डिस्कशन में, कल भी मैं एक वर्कशॉप में था तो वहाँ बहुत सारी डिटेलें ये आ रही हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन में हमें ये हो रहा है, कैंसिल हो गया है, देयर आर सो मेनी इश्यूज विच इज कमिंग। तो हम कमिश्नर से भी मिल के आए थे यहाँ गुड़गांव में, जो सर्विस टैक्स के कमिश्नर, जिनको जीएसटी कमिश्नर अपॉइंट किया है, तो उन्होंने कहा कि जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है, एंड आप अपने कंसर्न हमें लिख के दे दो, हम उसको आगे पहुंचा देंगे चेन्नई में। जो भी इन्होंने जीएसटी का एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है, हम आगे पहुंचा देंगे। तो हम लोगों ने कल अपनी मीटिंग में एज अ गुड़गांव ब्रांच चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने ये प्रोग्राम मतलब बनाया है कि हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं हम उनको कह रहे हैं कि प्लीज राइट टू जीएसटीएन, राइट टू द हाईएस्ट अथॉरिटी विच यू थिंक ऑफ, वट एवर हाईएस्ट अथॉरिटी यू थिंक ऑफ, कि अगर आपको रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को लिखना है लिखो उनको। एक्चुअली क्या है कि व्हाट इज द थिंग्स विच आई रियली कैन नॉट से इन अ पब्लिक फोरम लाइक, बट देयर इज अ ओपेक सिस्टम between the government and the public, and this opaque system is not working because this bureaucrats are just communicating this system to the we are okay with everything, because what happened, the prime minister take a brief of the GST updates, so they have come up, there is a news item, they have come up with like state assessees 80 लाख assessees हैं टोटल मिला के, they said कि 80% माइग्रेट हो चुके हैं, सेंट्रल के assessees 90% माइग्रेट हो चुके हैं, जीएसटीएन पूरे तरीके से तैयार है, देयर इज नो चेंज इन दी जीएसटीएन। दीज आर दी 3 न्यूज इंफॉर्मेशन आई हैव रेड इन दिस प्राइस रिलीज। बट जब 80% और 90% तक हो गया है तो फिर हर दूसरा आदमी क्यों परेशान है कि मेरा कैंसिल हो गया, मेरा नहीं हुआ है, हर दूसरा आदमी, वी कैन एक्सपीरियंस इट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन भी जा रही है ऊपर, और कहीं इंफॉर्मेशन इस तरीके से जा रही है विच इज नॉट वेरीफाइड। सो कहीं ना कहीं मतलब एक सिस्टम है, तो मतलब इसमें हमारा अपना एक रेस्पॉन्स ये आ रहा है कि जितना भी लिखना है 2 लाइन की एक ईमेल लिखो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट या जो भी डाल सकते हो, और उस ईमेल को जितने लोगों को एग्रीवेट कर सकते हो करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर जीएसटी आ गया और आप कहते भाई हम कहाँ रह गए, कैसे रह गए, तो पता नहीं चलेगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर ये आ रहा था कि भाई इनको 80 लाख एसएससीज हैं, इनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है एग्जिस्टिंग एसएससीज को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। तो वो कहते कैसे देंगे, अगर उन्होंने नहीं दिए तो क्या बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो अभी ऐसा वहां से उनसे बात जब हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई हम क्या करेंगे, जो अपने आप करवा रहे हैं वो तो अपने आप करवा रहे हैं, जो अपने आप नहीं करवा रहे होंगे एक बार हम उनको सो मोटो इशू कर देंगे सबको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सो मोटो इशू कर देंगे अगर नहीं होंगे तो। हाँ मैं यही तो कह रहा हूं कि अभी तक एक्चुअली क्या है कि अभी जीएसटी से पर्दा ही नहीं उठा। भाई जीएसटी से पर्दा उठेगा। अब मैं आपको कंट्राडिक्टरी भी बताता हूं, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए अपडेट्स क्या हैं। कंट्राडिक्टरी भी बताता हूं। एक अभी मीटिंग हुई थी जीएसपीज की, जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर्स की। उनका रोल क्या है कि दे आर इंटीग्रेटिंग पॉइंट बिटवीन द जीएसटीएन एंड द बिग एसएससीज। तो उनकी टैली वाले हैं, टैक्समैन वाले हैं, और दे आर 28 जीएसपीज। उनका सबका पब्लिक स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर में है। दे सेड कि वी हैव नॉट बीन गिवन एक्सेस टू जीएसटीएन येट। हमें पेपर पे फॉर्मेट दिया है, आर्किटेक्चर दिया है, बट इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमें पब्लिक एक्सेस तो दो उसका। सो वी आर नॉट रेडी एट ऑल। कल को यू कैन नॉट ब्लेम अस। सो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज कमिंग इनटू द पब्लिक डोमेन विच कैन बी एक्सेस from Google and any news. So that I have also read through the news. So yes. नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है देखो, लोग मतलब अभी ऐसा हो सकता है ये हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते। नहीं मैं मानता हूं, लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वो ARN जो भी क्रिएट हो रहा है वही आपका पीआरसी बन जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर है, मतलब एनी हाउ इस मैटर पे जितना डिस्कशन कर लेंगे वो कम ही है,
क्योंकि एक चीज पक्का है कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेसमैन का बिजनेस बंद नहीं करवा सकती है। सो जैसे भी होगा माइग्रेट करवा के लेके जाएंगे। जो भी प्रेशर अभी इधर उधर से आ रहा है, अभी उन्होंने डायरेक्ट कर रहे थे, अब उन्होंने कस्टमर से और वेंडर से करवाना चालू कर दिया है। बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, वी डोंट हैव टू वरी, बट दे डू नॉट हैव एनी लीगल सपोर्ट ऑफ दिस जब तक जीएसटीएन के सेक्शन 20 को इन नहीं कर देते वो। तो सर एड्रेस सारे जीएसटी की वेबसाइट पे आप जाके देखो, वहां मिल जाते हैं आपके पास में। आप मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाओ और वहां से जो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी है वहां जाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, मिनिस्टर्स को डालो, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, मैन्युफैक्चर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया मैन्युफैक्चर। कल को कोई फ्रॉड होता है, देन अगर वो डीलर पकड़ में नहीं आता तो मैन्युफैक्चर से वसूली हो जाएगी। अब वही वाली, तभी तो उन्होंने व्यूज मांगे हैं। मैन्युफैक्चर देगा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरर इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल, नॉट इक्वली रेस्पॉन्सिबल इन द एब्सेंस ऑफ द डीलर इन केस ऑफ अ फ्रॉड, ही विल बी अ पर्सन इन हैंड। सो इसलिए उसकी मतलब ही इज अ प्राइम रेस्पॉन्सिबल, एंड यू नो द आइडिया बिहाइंड इज कि ही हैज टू गो एंड चेक कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज देयर इन हिज रजिस्टर और नॉट। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज है कि भाई वो स्टॉक को भी वेरीफाई करके आए, उनके एक एक सीरियल नंबर नोट करके लाएं कि वही सीरियल नंबर वाला लैपटॉप या कोई आइटम है, बट दैट इज प्रैक्टिकली समवेयर, आई मीन तो लिमिट 25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आइटम, वो भी जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 25%, एमआरपी नहीं है कोई। 25 से ऊपर वालों के लिए ही ना, 25 से नीचे वालों के लिए 60 या 40% में जाओ। देखो ये अभी इन्होंने 25,000 डाल दिया है, ये लोगों का इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि ये जिस पे मैन्युफैक्चरर ने बेचा है वो वैल्यू। बहुत ही कम ऐसे आइटम होंगे, ज्यादातर बेसिकली क्या कार डीलर और बाइक डीलर इस तरीके के इशू को आए हैं, ऑटोमोबाइल लैपटॉप वगैरह वो जनरली अब वो आए। तो चलो अब हम अपना आज के टॉपिक पे आते हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भाई हमारे डिस्कशन में काफी बातें ये हो रही है कि ये अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी काउंटर सेल क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे। अभी इनका एक ऑब्जर्वेशन आया है और जो इन्होंने पब्लिक डोमेन में अभी दिया है, मतलब मेरे को किसी ने बताया है, आई डू नॉट हैव द कॉपी ऑफ दिस। ये कहते हैं कि बिजनेस को रोकना नहीं है हमारा काम, बिजनेस को चलाना है हमारा काम। तो कोई भी चीज जो पब्लिक डिस्कशन में आ रही है, प्रोएक्टिवली हम उसका समाधान करेंगे। तो कोई भी इश्यूज हैं अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अगर वो वाइड स्प्रेड अगर हम ईमेल के थ्रू उनको भेज सकते हो तो शायद वो उस पर कोई ना कोई ओपिनियन फ्रेम हो सकती है। जैसे काउंटर सेल लोकल मानी जाएगी कि आईएसटी मानी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं हम उस डीलर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते जो क्रेडिट ना क्लेम कर पाए, हम उस स्टेट को भी नुकसान, क्योंकि ये स्टेट का और सेंटर का मैटर ना बड़ा सेंसिटिव है, और दो स्टेट में अगर झगड़ा होगा तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्टी कौन होगी? सेंटर। तो इसलिए सेंटर को ये राइट है कि इंटर स्टेट के लिए वो कंप्लीट लॉ उसके हाथ में है, तो दे विल कम आउट विद द कंक्लूसिव सॉल्यूशन को लेके आएंगे वो। तो हमें जितनी भी हमारी इस तरीके के इश्यूज हैं, ऑल दोज विल बी टैकल्ड एट अ टाइम बाउंड मैनर। चल रहा है, अभी सब लोग बिजी हैं, तो जैसे जैसे काम आते जा रहे हैं वो दे आर डूइंग। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो मैं काफी समय से, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पर्टिकुलरली द एसईजेड, एंड देयर इज अ लैंडमार्क शिफ्ट इन केस ऑफ एन एसईजेड। अभी क्या हुआ था, जब एसईजेड एक्ट आया था 2005 में, तो उस समय हम ये सोचने लगे थे कि हम रातों रात चाइना बन जाएंगे, कि दे आर एसईजेड इकोनॉमिक जोन, एंड उन इकोनॉमिक जोन को हम एक टेरिटरी आउटसाइड इंडिया मानते थे, और है भी है, एसईजेड एक्ट में कहा था। और इस तरीके की ग्रोथ की बात हम 2005 से कर रहे थे। 2017 12 साल निकलने के बाद में आज 90% ऑफ द एसईजेड्स के जो अप्रूवल हुए थे, उसमें से 40% तो उन्होंने एसईजेड डीनोटिफाइड करा लिए, और जितने नोटिफाइड हैं आज की डेट में, उसमें से ओनली 10% में और 12% में वर्किंग हो रही है एसईजेड्स की।
तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी एसईजेड की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सेंट्रल टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनको क्रेडिट, उनको बेनिफिट देना चाहती थी, लेकिन स्टेट टैक्सेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रहे थे कि भाई हम इसको ड्यूटी फ्री मानेंगे, कुछ कहते थे भाई हम आपको बेनिफिट दे देंगे, रिफंड क्लेम कर लो। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग। इधर बहुत बड़ा मैटर हमारे इनकम टैक्स में भी था कि भाई इसको उसमें लें कि नहीं लें, कौन सा टैक्स कहते हैं उसको, हाँ, तो 10A 10B में नहीं, 10A 10B नहीं, उस पर वो जो है टैक्स लगाते हैं ना, मिनिमम 30% पे लगता है प्रॉफिट, मैट लगाएं कि नहीं लगाएं। तो मैट की अभी तक उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी उसमें, तो इसलिए अभी क्या हुआ है, लैंडमार्क जो शिफ्ट हुआ है, ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस इन रिलेशन टू एसईजेड इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब जो ग्रोथ शिफ्ट होगा वो काफी तेजी से होगा एसईजेड में, हम देखेंगे अपने एसईजेड के डिस्कशन में कि क्या हुआ है। सो अब हम सबसे पहले, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक रिफंड का मेरे एक्सपोर्ट से है, तो इसलिए रिफंड को करने से पहले सबसे पहले हम एक्सपोर्ट में आते हैं और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को अलग से देखते हैं क्या है और इसकी इंट्रिकेसीज क्या है और किस तरीके से लिंक किया है इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने आर्किटेक्चर दिया है इसका, किस, जैसे हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज का। एक तो नील रेट सप्लाई की बात हो रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नील रेट सप्लाई में जीरो रेट बोल देते हैं तो कंफ्यूजन हमारा क्रिएट हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग कि नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विल स्टार्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? एवरीबडी नोज दिस। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आउट ऑफ इंडिया, गुड्स इंडिया में होना चाहिए और कहां जाना चाहिए? आउटसाइड इंडिया जाना चाहिए, वो एक्सपोर्ट है। तो अगर कोई मर्चेंट एक्सपोर्ट है तो क्या मर्चेंट एक्सपोर्ट इसमें आएगा? बाइंग फ्रॉम वन कंट्री सेलिंग टू अदर कंट्री, नॉट कमिंग इनटू इंडिया एट ऑल। मर्चेंट एक्सपोर्ट will be treated as export under this definition or not? It will not be treated as definition. So goods की existence इंडिया में होनी जरूरी है, गुड्स की एग्जिस्टेंस इंडिया में होनी जरूरी है, इसलिए मर्चेंट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपोर्ट। जो भी उसको मिलेगा, कमीशन मिलेगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, बट वो एग्जेम्प्टेड में नहीं जाएगा वो। तो मर्चेंट एक्सपोर्ट इज नॉट कवर्ड हियर। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। दूसरी बात कि जैसे हम कहते हैं कि सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 ये बताता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, सेक्शन 7 ये बताता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। तो हमने एक्सपोर्ट को कहां रखा हुआ है? इंटरस्टेट में। एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को हमने इंटरस्टेट में रखा हुआ है। तो ये मैंने फिर लिंक किया है पहले इससे कि भाई ये इंटरस्टेट है। 7.5 ये कहता है कि एनी एक्सपोर्ट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। तो किसका वो रह गया इस पर? सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विद लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो क्योंकि एक्सपोर्ट को ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में देके, अभी क्या हो रहा था, अभी भी यही हो रहा था कि अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करता था तो स्टेट गवर्नमेंट्स ये डिसाइड करती थी कि भाई इसको फुली देनी है, इसको ड्यूटी पेड करना है, ड्यूटी पेड नहीं करना है, रिफंड करना है। मैकेनिज्म अब नहीं था, अब इन्होंने सिमिलर यूनिफॉर्म मैकेनिज्म बना दिया। समझ रहे हैं? जो एक्सपोर्ट के लिए, एसईजेड के लिए यूनिफॉर्म मैकेनिज्म बन गया, जिससे मेरा ये पूरा सेक्टर ग्रो करेगा। चौथी चीजें, मतलब जो थर्ड चीज जो इसमें निकल के आ रही है वो आ रही है जीरो रेटेड। सो जीरो रेटेड इज नॉट अ टैक्स रेट, जीरो रेटेड इज नॉट अ टैक्स रेट, zero rated is a concept. And what is this concept? Zero rated under section 16 of the IGST Act, yes, they said कि we will treat certain supply as zero rated. जिनको हम जीरो रेट मान लेंगे उनको हम स्पेशल बेनिफिट देंगे। वो स्पेशल बेनिफिट क्या है? वो कहते हैं वो स्पेशल बेनिफिट ये है कि जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपको अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जिस सप्लाई को हम जीरो रेटेड मान लेंगे एज पर सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, तो उसमें
उसमें वो कहता है कि उस सप्लाई में जो अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज आज की डेट में इफ यू आर टैक्सेबल सप्लायर और आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, आपके पास अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाता है, तो क्या होगा, वो लैप्स ही होगा, क्योंकि रिफंड का मैकेनिज्म नहीं है तो लैप्स होगा। अगर लैप्स होगा तो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट इज नॉट एक्सपोर्टिंग द टैक्सेस। Basic concept of export is we are not exporting the taxes. So that is why this is a concept we have to understand. This is a 3-line section. This is a 3 subsection in section 16. And first section says कि any supply for export will be considered as zero rated. Any supply to SEZ unit or SEZ developer will be considered as zero rated. पहली चीज, no EOU नहीं डाला अभी इन्होंने। So there are only 2 things right now. And दूसरी बात क्या कहता है ये जीरो रेटेड वाला, वो कहता है उस केस में हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड दे देंगे। जीरो रेटेड सप्लाई है, हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड दे देंगे, लेकिन रिफंड के 2 मैकेनिज्म हैं, वो मैं डिस्कस अपना इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करने के बाद में बताऊंगा। जो थर्ड पार्ट है इसका कि क्या 2 सिस्टम हैं रिफंड क्लेम करने के, वो पहले हम ये कर लेंगे। तो मेरे सेक्शन मेरे उसमें कहता है कि जीरो रेटेड सप्लाई, ये जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। क्लियर? जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर एंटाइटल्ड फॉर रिफंड ऑफ योर अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। परफेक्ट है। सो नाउ वही कहता है अकॉर्डिंगली व्हाइल नो टैक्स वुड बी पेबल ऑन द सप्लाईज, no tax would be payable on the supplies and the exporter will be eligible to claim the refund of the corresponding, word corresponding is very important, corresponding input tax credit। इसका कहां काम आएगा हम देखेंगे। So 2 चीजें हो रही हैं कि जीरो रेटेड जैसे ही बनी तो उस केस में आपको आउटपुट लायबिलिटी पे, आउटपुट सप्लाई पे टैक्स मतलब कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, कस्टमर्स पे चार्ज नहीं करोगे, पेबल नहीं होगा टैक्स उसका। और दूसरी बात यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो उसका, अगर कोई सप्लाई जीरो रेटेड बन गई। एंड अब जो आप कह रहे हो ना ईओयू वाली, तो ईओयू वालों के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण इन्होंने छोड़ रखी है। ये कहते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट को अभी हम नोटिफाई करेंगे। सेक्शन नहीं, वो कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, वही मैं कह रहा हूं। डीम्ड एक्सपोर्ट यहां होता है कि अगर कोई ऐसा है कि जो बंदा डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ईओयू तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अभी क्या होता था जो बीच वाला और भी बहुत सारे मैकेनिज्म थे, जो बंदा डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई हम नोटिफाई करेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट कौन से हैं, लेकिन रिफंड में उन्होंने कह दिया डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए रिफंड अवेलेबल होगा। मतलब रिफंड की डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो रिफंड की डेफिनेशन में उन्होंने डीम्ड एक्सपोर्ट को एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के लिए नोटिफाई कर दिया है, लेकिन उन एक्सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट। क्लियर है ना? तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहां तक कोई इशू नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस आई हैव रेज्ड कि भाई क्या है, अब जब हम एक्सपोर्ट समझ गए हैं तो एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बातें सोचते हैं भाई क्या है, कि whether the export is eligible for refund of input tax credit even if he is exporting the fully exempted supply। क्यों? जब टैक्स ही नहीं है उसका, फुली एग्जेम्प्टेड को कर रहे हैं, तो रिफंड क्यों मिलना चाहिए उसको? कॉस्ट में ऐड करेगा, टैक्स एक्सपोर्ट नहीं करने हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। मतलब एक्सपोर्टर अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई कर रहा है या नॉन एग्जेम्प्टेड को सप्लाई कर रहा है, बेसिकली क्या है कि जो उसके इनपुट के टैक्सेस हैं, अगर वो एग्जेम्प्टेड भी सप्लाई कर रहा है तब भी उस इनपुट के टैक्सेस को अपने आउटपुट में ऐड कर लेगा ना। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट डज नॉट वांट। कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू एक्सपोर्ट द टैक्सेस। सो अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स के क्लेम मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं दिया तो इसका मतलब वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे और वो एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। सो यस डेफिनेटली he is still eligible to claim input tax credit refund if he is also supplying the
एग्जेम्प्टेड गुड्स। मैं बुक सप्लाई कर रहा हूं, कुछ भी इस तरीके की चीजें कर रहा हूं, तो आई एम एलिजिबल, नंबर 1। नंबर 2, वेदर द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू रिसीव पेमेंट इन फॉरेन करेंसी टू बी एलिजिबल इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉरेन करेंसी में आना चाहिए पैसा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, कहां लिखा हुआ है भाई? डेफिनेशन तो सिंपल के ये कहती है कि व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट है नहीं, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कहां दे रखा है? एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कहां दे रखा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में कहां दे रखा है? सो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब गुड्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर गुड्स जा रहा है तो कस्टम से होके जाएगा और कोई रास्ता है ही नहीं, उड़ के नहीं जा सकता वो। शिपिंग बिल होगा, डॉक्यूमेंट होंगे, अब उसका पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है। नाउ वी डोंट नीड फॉरेन करेंसी, जस्ट नीड टू ट्रैक दी थिंग्स। सर्विसेज के केस में उन्होंने डाला हुआ है, इसलिए डाला हुआ है कि दे जस्ट वांट टू ट्रैक इट थ्रू द फॉरेन करेंसी बैंकिंग मैकेनिज्म, बट गुड्स के केस में दे डोंट नीड द फॉरेन करेंसी है। हाँ, एज ऑन टुडे भी नहीं है, नहीं आरबीआई की गाइडलाइन जो कहते हैं, लेकिन सेनवेट क्रेडिट का जो रूल है आज की डेट में, मतलब जो एक्साइज रूल है 22 रूल है, उसमें आज भी फॉरेन एक्सचेंज जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। इट इज नॉट मैंडेटरी। इनकम टैक्स में अलग चीज है। इनकम टैक्स में तो वो जब जहां भी एक्सपोर्ट के बेनिफिट देने हैं, 10A 10B के बेनिफिट दे रखे हैं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स को कभी इन्होंने चेंज करने की पोजीशन से सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा फॉरेन करेंसी आएगी तभी बेनिफिट देना, नहीं तो नहीं देना। तो ये जो चेंज है ना, शिफ्ट है, ये शिफ्ट हमारा करंट और मतलब एडेड लॉ में हो रहा है। लेकिन जब पुराने लॉ जो बने हुए हैं उनमें वो कहते हैं चलने दो यार, चल रहा है, क्या दिक्कत है। पहले कस्टम से इतना टाई अप भी नहीं था। तो मतलब आज की डेट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए फॉरेन करेंसी में पैसा आना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, नंबर 2। नंबर 3, whether the unregistered exporter is eligible for refund of input tax credit. Whether the unregistered exporter is eligible for claim of input tax credit. exempted goods कर रहा हूं, क्या जरूरत है? अगर मैं नहीं, अगर कोई भी गुड्स में आ जाए, अगर मैं होली exempted गुड्स कर रहा हूं तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं मेरे को। नहीं, मैं अब यहां एक बार क्लियर कर देता हूं कि देयर आर 3 सिचुएशंस जिसमें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है कि पर्संस नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। पहली सिचुएशन है, एक वो पर्सन जो एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट अगर डिफाइंड है, ही इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, he is not supposed to take registration. And third is the person who is supplying a wholly exempted goods is not liable to take registration. wholly exempted के लिए हमारे पास CGST में सेक्शन 11 है, IGST में सेक्शन 6 है, जिसमें गवर्नमेंट को डिफाइंड पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर सप्लाई को wholly exempt कर सकती है, क्लास ऑफ सप्लाई को होली एग्जेम्प्ट कर सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, देखो टर्मिनोलॉजी ठीक यूज करें। मटेरियल टैक्स फ्री है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है जीएसटी में हमारे पास में। देखो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि उससे हमारे कंसेप्ट खराब हो जाते हैं। हम टर्मिनोलॉजी क्या करें, हमारे पास में क्या चीज है सप्लाई की। मैं दोबारा आ जाता हूं सप्लाई पे, 1 मिनट के लिए दोबारा आ जाता हूं कि मेरे लिए कोई सप्लाई या तो टैक्सेबल सप्लाई होगी या नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है मेरी? कितनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है मेरी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितनी है मेरी? एक ही सप्लाई है नॉन टैक्सेबल। देयर इज नो अदर सप्लाई विच इज नॉन टैक्सेबल, ओनली द लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा इसका मतलब सारी सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज हैं। कोई कंफ्यूजन है? एंड व्हाट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई? एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है?
नहीं करती नोटिफाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स 3 सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इंक्लूड्स, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन है सीजीएसटी एक्ट में, एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन देखें, वो कहता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स 3 सप्लाईज। 1 इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, 2 इज निल रेटेड सप्लाई, एंड 3 इज होनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एंड दिस इज द एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में मेरी 3 सप्लाई आ गई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई एंड होनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब मैं जहां एग्जेम्प्टेड सप्लाई वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, जहां होनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात कर रहा हूं तो सिर्फ होनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात कर रहा हूं, विच इज अंडर नोटिफिकेशन बाई सेक्शन 11 एंड 12, 11 ऑफ द सीजीएसटी एंड 6 ऑफ द एसजीएसटी, एसजीएसटी नहीं आईजीएसटी, सॉरी। सो ये क्लियरिटी है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट के केस में, मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, है ना। अब मैं आपको सेक्शन 23 क्या कहता है। सेक्शन 23 मैंने आपको तो बताया कि सेक्शन 23 ये कह रहा है कि 3 केसेस हैं जिनमें लायबल नहीं है। पहला केस है नॉन टैक्सेबल सप्लाई का, दूसरा केस है वो उसका एग्रीकल्चरिस्ट का, तीसरा केस है होनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉट द निल रेटेड सप्लाई, होनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। निल रेटेड सप्लाई को एक्सक्लूड नहीं कर रहा वहां। सो दैट इज व्हाई एनी पर्सन हु इज अंडर निल रेटेड सप्लाई is liable to take registration under GST. Every procedure will be the same procedure, and they have to give into their return कि भैया ये मेरी होली है। सर सारे सब्जी वाले, सारे दूध वाले, ये इनके टर्नओवर कहते वेजिटेबल सारी निल रेटेड में डाल दी इन्होंने। They all are supposed to file return under GST. नहीं, एग्जेम्प्ट वाली टैक्सेबल सप्लाई है, ना निल रेटेड है, ना जीरो रेटेड है, ना नॉन टैक्सेबल है, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है, देखो सप्लाई तभी होती है जब वो टैक्सेबल होती है। नॉन टैक्सेबल को तो लीकर को तो हम इसमें टैक्स कर नहीं सकते, जीएसटी लायबल कर नहीं सकते। तो जब एक्सपोर्ट में अगर वो अगर लीकर का एक्सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जीएसटी से उसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जब एक्सपोर्ट अगर टैक्सेबल सप्लाई का करेगा देन ओनली ही इज हियर ओनली। सो अब टैक्सेबल में भी आप क्या सोचते हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल नहीं है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने डिस्कस कर ही लिया कि भाई नहीं मिलेगा, मिलेगा है? नहीं, अनरजिस्टर्ड वाला बात करते हैं। अनरजिस्टर्ड को कैसे मिलेगा? अनरजिस्टर्ड वाले क्वेश्चन को हमने कंक्लूड नहीं किया अभी। अनरजिस्टर्ड वाले को आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर अनरजिस्टर्ड रह सकता है बंदा, अगर वो होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर सर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की बात कर रहा है या जहां भी रिफंड में बात कर रहा है वो हर जगह टैक्सेबल पर्सन बात नहीं कर रहा। हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा दो चीजों में, टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन। जब हम लॉ पढ़ेंगे हमें ये दो टर्म क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे कि सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन। तो रिफंड के सेक्शन में आप कितना भी पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, हर रिफंड उसी को मिलेगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसलिए उसके लिए मैंडेटरी हो गया ये। टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन में क्या फर्क है? नहीं टेक्निकली मतलब ये लॉजिकली है, मैं टेक्निकली में बता रहा हूं, आप लॉजिकली बता रहे हो। टेक्निकली मैं बता रहा हूं कि रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन को डिफरेंशिएट किया है उन्होंने। क्या फर्क है इन दोनों में, टैक्सेबल पर्सन और उसमें? और रजिस्टर्ड होने के बाद में टैक्सेबल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मतलब रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। इनका बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, दो आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, आई एम अंडर 20 lakhs लिमिट, आई एम गोइंग वॉलंटरीली टू टेक द रजिस्ट्रेशन, तो मैं रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन रजिस्टर्ड होते ही मेरी सप्लाई टैक्सेबल हो जाएगी।
टैक्सेबल हो जाएगी, बट टैक्सेबल पर्सन क्या है कि पर्सन हु इज डूइंग टैक्सेबल सप्लाईज बट ही हैज नॉट टेकन द रजिस्ट्रेशन. Taxable person is somebody who is doing the taxable supplies but not taking the registration under GST. जैसे ही as soon as this taxation person takes the registration under GST, क्योंकि क्या है कि जो जितने भी बेनिफिट्स हैं GST ने उन्हीं लोगों को दिए हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है. इसका मतलब क्या, इसका इंप्लीकेशन क्या है आप देखो. इसका इंप्लीकेशन ये है कि अगर आप किसी वजह से अपने किसी प्रोडक्ट को एग्जेम्प्टेड मान लेते हो और वो असलियत में एग्जेम्प्टेड नहीं होता और आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए उस पर काम करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ टैक्स आगे बढ़ाते रहते हो, कल को डिपार्टमेंट को पता लग गया और डिपार्टमेंट ने कहा और ये प्रूव हो गया कि आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल था, तो आपके साथ क्या होने वाला आप सोच भी नहीं सकते. आउटपुट पे सारे पे टैक्स देना पड़ेगा. अगर आप ट्रेडर हो, सोचो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी. इनपुट मिलेगा नहीं. मतलब अगर किसी को अगर हम एडवाइस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है, ये कितना बड़ा जॉब है. वी हैव टू बी एज अ प्रोफेशनल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट दिस. इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है एक बंदे के लिए कि एक छोटी सी भूल के लिए अगर 10 करोड़ का टर्नओवर कर लिया उसने, एग्जेम्प्टेड मान के कर लिया, नॉन टैक्सेबल मान के कर लिया, एग्जेम्प्टेड मान के कर लिया, नॉन टैक्सेबल तो एक ही आइटम है याद रहेगा, नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड मान के कर लिया, तो अगर उसका 5% का मार्जिन है तो 95% पे क्रेडिट नहीं मिलेगा. 28% की अगर कैटेगरी में होगा तो कहां मरेगा वो बंदा. तो सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस. किसमें नहीं एग्जेम्प्टेड, वो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड सप्लाई शामिल है. तो अगर कोई बंदा एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है और एग्जेम्प्टेड के साथ में कोई 1 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और वो 20 लाख से ज्यादा है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी उसकी. सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहा है तो उसका कोई लेने की जरूरत ही नहीं है ना फिर रजिस्ट्रेशन. वो तो वो कह रहा है ना होली एग्जेम्प्टेड है तो लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर है ना. देखो रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन पर डिसीजन लेना, कहां लेना है, कब लेना है, नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, कौन सा प्रोडक्ट है, लेके कर दू. अच्छा एक और चीज है, इधर जाओ तो खाई, इधर जाओ तो उससे भी बड़ी खाई. अगर ले लो तो पहले दिन से टैक्स लगाना है और ना ले तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. अभी एग्जेम्प्टेड सप्लाई का नोटिफिकेशन इन्होंने आईजीएसटी में दे दिया है. ऑल टाइप ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज सप्लाईज के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब अपनी कुछ मंगा रहे हैं बाहर से, वो इस तरीके की हैं पब्लिक यूटिलिटी सप्लाईज हैं, वो उसमें आ गए. सीजीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड का नोटिफिकेशन नहीं आया. गुड्स के केस में भी एग्जेम्प्टेड का नोटिफिकेशन नहीं आया. सर्विसेज वाला एग्जेम्प्टेड का नोटिफिकेशन आईजीएसटी का आ गया, इसका भी दे देंगे. और नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ अभी उन्होंने दिया है, प्रपोज किया ये है, तो नोटिफाई करेंगे अभी सारी चीजों को. स्लो चल रहे हैं लेकिन कंसेप्ट के साथ चलेंगे. तो एक्सपोर्ट हमारा ये था. अब ये क्लियर हो गया कि अगर अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है, ही इज नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ विल कम कि वेदर व्हाट इज द व्हाट इफ द गुड्स एक्सपोर्टर आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी. हाँ, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट में इन दोनों में से किसकी रिलेवेंस है. लोकेशन ऑफ द सप्लायर की कोई रिलेवेंस है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में. वो कहता है टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया. इसका मतलब लोकेशन कहीं भी है टैक्सेबल टेरिटरी में, क्योंकि आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी होगी तो जुरिडिक्शन में ही नहीं है. तो वो कहता है लोकेशन कहीं भी हो, किसी भी जगह बैठा हो, कहीं भी बैठा हो. ऐसा नहीं है कि जो एसईजेड में बैठा होगा उसी का एक्सपोर्ट माना जाएगा. यानी कि उन्होंने ये कहा है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी. इसमें एक और चक्कर है, इसमें जो इन्होंने कहा है, इसमें जो आप वर्ड इंडिया का वर्ड यूज करोगे, इसमें इन्होंने जेएंडके को एक्सक्लूड नहीं किया इंडिया की डेफिनेशन से. करना भूल गए क्योंकि अल्टीमेटली तो जेएंडके आने ही वाला है जीएसटी में, तो एक जगह कर दिया, कई जगह करना भूल गए, क्योंकि ये पता है कि उसने नोटिफाई करना है. वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं श्रीनगर से, तो इसका मतलब वो आना है. लेकिन इनमें जो इंडिया की डेफिनेशन दी है ना, इसमें जेएंडके को एक्सक्लूड करना भूल गए. नहीं तो अदरवाइज हर जगह लिखा है इंडिया एक्सक्लूडिंग जेएंडके. जहाँ एक्सपोर्ट में डेफिनेशन देखेंगे तो नहीं है. तो इसका मतलब ये है, मैं ये फोकस करना चाह रहा था कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए
इट इज दी ओनली द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज वी हैव टू सी, नॉट द लोकेशन कहां है, कुछ नहीं देखना हमें, कुछ नहीं देखना हमें। सो नेक्स्ट इज, अगर किसी आइटम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उसके क्या मायने हैं जीएसटी में। वो कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी कब लगानी होती है, जब किसी आइटम को हम ये चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट ना हो, तभी लगानी होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इन्होंने ये कर दिया कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है तो आप इनपुट क्रेडिट का रिफंड नहीं ले सकते। अगर इफ सम आइटम इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी देन यू कैन नॉट क्लेम रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है। देखो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रास्ता देंगे, हमारे पास नहीं है रास्ता, वो रास्ता देंगे। देखो जितने भी प्रोसीजरल चीजें हैं, प्रोसीजरल के लिए वो जरूर रास्ता देंगे, आपको एग्जिट देंगे जरूर। सो एक्सपोर्ट वाला हो गया। एंड व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू एक्सपोर्ट फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां भी इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, इसका आंसर नहीं कर रहे अभी डिस्कस कि भाई उस एक्सपोर्टर के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं रिफंड क्लेम करने के। तो इसको अभी हम जब अपना वो कंप्लीट कर लेंगे फिर करेंगे। मेरे को रिफंड वाला, रिफंड के ऑप्शंस क्या हैं वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज वेदर द शिपमेंट ऑफ गुड्स एज अ प्रोविजन ऑफ स्टोर्स। जनरली क्या होता है, अभी क्या था कि अगर कोई शिप बाहर जा रहा है, मतलब इट इज अबाउट टू लीव द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, तो वहां जितना भी गुड्स उसको कंजम्पशन के लिए, शिप के कंजम्पशन के लिए लगता था, वो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता था, वो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता था। और ये कहां लिखा हुआ है, ये हमारी जो एक्साइज में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है, वहां उन्होंने ये दे रखा है। देखो ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन ये उन्होंने एक्साइज एक्ट में दे रखी है, जो ये कहती है कि मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इतना तो वही है जो जीएसटी में है। एंड इंक्लूड ये बना रखा है कि ये और चीजें दे रखी है कि आउटगोइंग फॉरेन, आउटगोइंग एयरक्राफ्ट या शिप के लिए अगर कोई सप्लाई उसको कंजम्पशन के लिए भी दी जा रही है, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट। लेकिन जीएसटी में मिसिंग है ये, जीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में मिसिंग है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं और जीएसटी में हमें कहां इशू आ रहा है। तो हमारे पास में एक यही एक चेंज आया है ऐसा जो प्रेजेंट में और उसमें जीएसटी में कोई चेंज, मतलब जो चेंज हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये बहुत सारे केस लॉज आए हुए हैं, अभी भी वो कहते हैं नहीं मिलने चाहिए, जबकि लॉ क्लियर कहता है। तो वो जो जैसे ये ताज वाले सप्लाई करते हैं इन सारे शिप्स को, एयरक्राफ्ट को, शिपिंग्स को, या और बहुत सारा मटेरियल सप्लाई होता है, तो वो सब एक्सपोर्ट क्लेम कर रहे थे अभी तक। क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूं, वो माना जाएगा तो इन्होंने डाल दिया ना प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिया ना आपको। तो यहां तो नहीं ऐसा किसकी? हाँ नहीं, जीएसटी में देखो, जीएसटी में तो इन्होंने दोनों तरीके से एक्सक्लूड कर दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई से भी कर दिया, डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड कर दिया। मतलब प्लेस, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं भी देते तब भी एक्सक्लूडेड था, ये मैं कहना चाह रहा हूं, दोनों जगह से एक्सक्लूड कर दिया। तो ये चीज नहीं है। अब हम अपना, ये हमारे 3-4 क्वेश्चन थे जो हमने किए थे इसमें, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है। कौन सा क्वेश्चन छूट गया है कि रिफंड वाला, रिफंड के क्या मैकेनिज्म है, मैं इस जगह डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट हो गया है, और वही सारी चीजें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में एंड एसईजेड्स में एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगी। सो नाउ व्हाट इज द इंप्लीकेशन कि एक्सपोर्टर के केस में, अब वो कहते हैं हमारा ये चर्चा, ये इशू कई बार चर्चा का विषय हमारे डिस्कशन में बना है इनफॉर्मली। अब फॉर्मली हम डिस्कस करते हैं इसको कि हमारे पास में वो कहते हैं एक्सपोर्टर के बाद, आज भी वही पोजीशन है, कल भी वही पोजीशन है, लेकिन आज की पोजीशन रिबेट के थ्रू थी, कल की पोजीशन रिफंड के थ्रू है। रिबेट मैकेनिज्म था आज की डेट में, कल जो जीएसटी में वो रिफंड मैकेनिज्म। वो कहते हैं कि भाई एक्सपोर्टर के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो विदाउट चार्जिंग, विदाउट लेविंग, विदाउट पेइंग आईजीएसटी ऑन दी एक्सपोर्ट, चार्ज नहीं करेगा एक्सपोर्टर से, अपने पास से आईजीएसटी पे कर, अपने आप से आईजीएसटी पे नहीं करे, टैक्सेबल सप्लाई तो है ही है,
उसको बिना पे किए हुए जीरो नील रेट पे उसको सप्लाई कर दे, और जितना भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू दैट एक्सपोर्ट, करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो उसका क्लेम कर ले। दूसरा ऑप्शन उसमें उन्होंने ये दिया है कि एक्सपोर्टर क्या करे कि जो आउटपुट सप्लाई एक्सपोर्ट कर रहा है सप्लाई, उसकी सप्लाई पे जो आईजीएसटी बनता है वो पे कर दे या क्रेडिट से एडजस्ट कर दे और पूरे आईजीएसटी का रिफंड क्लेम कर ले। नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक को भी रोक देते हैं, पहले ये कंसेप्ट कर लेते हैं फिर ड्यूटी ड्रॉबैक पे आएंगे। तो इन दोनों में आपको क्या लग रहा है कि क्या सेकंड वाला ऑप्शन है, किस लिए इन्होंने डाल रखा है? मतलब दो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं एक्सपोर्टर को। एक ऑप्शन वो सिंपल कहता है भैया तुमने कुछ नहीं करना, जैसे अगर कोई एक आदमी, अब मैं एग्जांपल के थ्रू करता हूं, अगर एक एक्सपोर्टर है वो मतलब डोमेस्टिक सप्लाई भी करता है और एक्सपोर्ट सप्लाई भी करता है। डोमेस्टिक सप्लाई जब करता है उसका कोई ना कोई चक्कर ऐसा है कि मानो उसके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। अब जब वो एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट के लिए जो मटेरियल उसने स्पेशली लिया है, वो एक्सपोर्ट के लिए जो मटेरियल लिया है उसने डिफाइन कर रखा है, या वो एक्सपोर्ट टर्नओवर इनटू टोटल टर्नओवर में डिवाइड होगा। अब उसका मानो डोमेस्टिक टर्नओवर है मानो 3 करोड़ का, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 1 करोड़ का, 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, 10 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि बड़ी अमाउंट बोल रहा हूं मैं। तो उस केस में जब वो 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा तो उसको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा? है 9 लाख? नहीं 1/4 होगा ना 10 लाख का, 2.5 लाख। हाँ अच्छा, मैं 9 लाख सुन रहा था, 2.5 लाख मिलेगा। अब अगर 2.5 लाख मिलेगा, अगर ये 1 करोड़ का मैं कर रहा हूं, ये 1 करोड़ 18% के आइटम में, 1 करोड़ 18% के आइटम में एक तो इशू ये गया कि 2.5 लाख का रिफंड क्लेम कर ले। दूसरा वो क्या करे कि वो क्या करे, 18 लाख को 10 लाख का जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उस 18 लाख को एडजस्ट कर ले, उससे 8 लाख पे कर दे गवर्नमेंट को और पूरे 10 लाख का रिफंड क्लेम कर ले। कौन सा फायदेमंद रहेगा उसके लिए? दूसरा वाला बता।